नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और देख रहे हैं आप लर्न विथ अतुल। आज हम अपने पार्लियामेंट वाले सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के बारे में और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको। ठीक है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा अपने में से किसी मेंबर को चेयरमैन नहीं बनाती है। राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा वो होगा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो राज्यसभा में से कोई सदस्य नहीं होता है, बल्कि इंडिया का जो उपराष्ट्रपति होगा वही हमेशा राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक, तो याद होगा कि हाउस का मेंबर नहीं होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब कुछ जैसे हमने लोकसभा स्पीकर में देखा था कि फर्स्ट स्टांस में वोट नहीं देते हैं, वैसे ये भी नहीं देंगे। तो जो राज्यसभा के सभापति हैं वो प्रथम तृतीया मत नहीं देते हैं, मतलब नो वोट इन फर्स्ट स्टांस। जब बराबर होगा तभी अपना निर्णायक मत देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि वो सदन के सदस्य नहीं है और प्रथम तृतीया मत नहीं देते हैं, लेकिन जब निर्णायक होगा तब वोट देंगे। अब हम देखते हैं कि इनको हटाया कैसे जाता है। देखिए, जब हम उपराष्ट्रपति का चैप्टर देखेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि जैसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा ना, तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति हैं, तो वही है, इनको एज ए राज्यसभा के सभापति नहीं हटाया जाता है, इनको उपराष्ट्रपति की तरह हटाया जाता है। केवल तभी हटाए जाते हैं जब उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो राज्यसभा के सभापति है तभी हटाए जाएंगे जब उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाएंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए क्या होता है। पहले राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है इनके रेजोल्यूशन को हटाने का, उसके बाद लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से हटाना होता है। ठीक है, पास करना होता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन जैसे हमने देखा था कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए बस लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास करवाना होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के स्पीकर को हटाने के लिए राज्यसभा में भी बिल पास करना होगा और लोकसभा में भी बिल पास करना होगा, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक, तो एक तो डिफरेंस यहाँ हो गया कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास करवाना होता है, तो लोकसभा का स्पीकर हट जाएगा। लेकिन राज्यसभा के स्पीकर को हटाने के लिए राज्यसभा में बिल पास करवाना होगा, और स्पेशल मेजोरिटी से हम देखेंगे उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में। और लोकसभा से भी बिल पास करवाना होता है। ठीक है, तो इस लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए बस लोकसभा से बिल पास करवाना है, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए राज्यसभा से भी बिल पास करवाना होता है और लोकसभा से भी बिल पास करवाना होता है। ठीक, जब इनका वो चल रहा हो ना हटाने का प्रक्रिया, तो ये बस उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने सदन में आ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। लोकसभा स्पीकर का क्या था कि जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चल रही थी तो लोकसभा के स्पीकर उसके अध्यक्षता नहीं कर सकते थे लोकसभा का, लेकिन मीटिंग में बैठ सकते थे और वोट भी दे सकते थे। लेकिन अगर राज्यसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो यह बस बैठ सकते हैं, ये वोट नहीं दे सकते। अब पूछो यह वोट क्यों नहीं दे सकते? यह वोट इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो कैसे वोट देंगे? तो जब इनको हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो उस टाइम यह वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, जबकि लोकसभा का स्पीकर हटाने के टाइम में बोल भी सकता था और वोट भी दे सकता था। तो ये कुछ आपको याद होना चाहिए। अब देखो, जो राज्यसभा का स्पीकर है उसका कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है देख लो। जैसे जो धन विधेयक है ना, उस पर निर्णय कौन लेता है? तो उस पर लोकसभा के स्पीकर लेते हैं, राज्यसभा के स्पीकर नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट देख लो, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, जो आर्टिकल 108 में दे रखा है। देखो, ज्वाइंट सिटिंग क्यों होता है? जैसे कोई भी बिल होता है ना, पहले लोकसभा से पास होगा या राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसको एसेंट दे देते हैं, तो वह बिल कानून बन जाता है। ठीक है, ये हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। मान लो कोई किसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनी, मतलब दोनों में से कोई उस बिल पर अपना बिल को पास नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अगर ऑर्डिनरी बिल हो, सामान्य बिल हो, तो
राष्ट्रपति जी उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला देंगे आर्टिकल 108 के तहत। तो उस जो ज्वाइंट सिटिंग होगा ना, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। तो वो 2 लिमिटेशन हमको पता हो गया कि मनी बिल को कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। तो यहाँ पे थोड़ा राज्यसभा का चेयरमैन पीछे है। ठीक, और एक बात याद रखो कि जब राज्यसभा का चेयरमैन राष्ट्रपति की तरह काम करता है, मतलब मान लो जब भी अपने राष्ट्रपति जी हैं वो कहीं घूमने गए या कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन बनेगा, जो उपराष्ट्रपति है। तो जो उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा का सभापति है ना। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रहता है। ठीक है, फिर वो राष्ट्रपति का वेतन लेता है। तो याद रखना कि जब राज्यसभा का चेयरमैन, जो कि उपराष्ट्रपति भी है, जब राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो राष्ट्रपति का वेतन लेता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो डिप्टी चेयरमैन देखो, डिप्टी चेयरमैन क्या होता है, जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं ना, वो अपने में से एक डिप्टी चेयरमैन चुनते हैं। ठीक, तो पूछेगा डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, तो जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने में से एक आदमी को चुनते हैं, सदस्य को, उसको बनाते हैं डिप्टी चेयरमैन। जैसे लोकसभा अपने में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनता था, वैसे ही राज्यसभा अपने में से चेयरमैन चुनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर दे दे कि जो राज्यसभा का सभापति होता है चेयरमैन, वो राज्यसभा का मेंबर होता है, तो नहीं, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक, तो ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, जबकि जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है, मतलब जो राज्यसभा का उपसभापति है, वो राज्यसभा का सदस्य होता है। फिर वही है कि यह जो सभापति है उसके अधीन नहीं होता है, जब बल्कि यह सीधा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे हमने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में देखा था, वैसे ही यही है कि जो राज्यसभा का उपसभापति है वो राज्यसभा के सभापति के नीचे काम नहीं करता है और सीधा राज्यसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि जो डिप्टी स्पीकर है स्पीकर का सबऑर्डिनेट है, तो नहीं, राज्यसभा का जो उपसभापति है वो राज्यसभा के सभापति का सबऑर्डिनेट नहीं है। जो राज्यसभा का उपसभापति है वो राज्यसभा के सभापति का सबऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि यह सीधा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो राज्यसभा के लिए। ठीक, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो सभापति को देंगे। ठीक, तो राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो अपना रेजिग्नेशन देगा राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, अगर रेजिग्नेशन दिया तो मान लो इसको हटाना है तो किस प्रोसेस से हटाया जाएगा, तो इसको हटाने के लिए मतलब जो सिंपल मेजोरिटी नहीं, ऑल द देन मेंबर्स, ठीक है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जाता है। मतलब कि वही इफेक्टिव मेजोरिटी, जितने उस टाइम टोटल मेंबर है उसके बहुमत से इनको हटाया जाएगा। ठीक, तो इसको भी हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी। याद रखना कि राज्यसभा के अगर डिप्टी स्पीकर को हटाना हो तो जितने भी लोग उस टाइम रहेंगे उनके मेजोरिटी से उनको हटाया जाएगा, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से। और इसके लिए 14 दिन की पहले आवश्यक सूचना देना जरूरी है कि भैया आप ये प्रोसीजर हम चालू करने जा रहे हैं, तो 14 दिन का नोटिस दो, उसके बाद वोटिंग कराओ, उसके बाद उनको हटा दो। तो ये हो गया उनको रिमूवल का। लेकिन अगर उनको रिजाइन करना है तो किसको रेजिग्नेशन देंगे, राज्यसभा के चेयरमैन को देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे हमने देखा था ना पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, तो राज्यसभा में क्या होता है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरपर्सन, सॉरी, जैसे लोकसभा में था पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, तो राज्यसभा में क्या है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, वाइस। तो जहाँ वाइस चेयरपर्सन आ जाएगा समझो वो राज्यसभा है और पैनल ऑफ चेयरपर्सन वो लोकसभा है। तो इसमें भी यही है, इसको नॉमिनेट कौन करता है, तो इसको करते हैं चेयरमैन। राज्यसभा का जो चेयरमैन है ना वो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में 10 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और एक कब मीटिंग, मतलब कब लोग राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे, तो जैसे हमने लोकसभा में देखा था कि जब चेयरमैन, मतलब जब लोकसभा के केस में जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अब्सेंट थे, वैकेंट नहीं थे, तो ऐसे ही है कि जब राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अब्सेंट हो, अब्सेंट और वैकेंट का क्या डिफरेंस है लास्ट क्लास में देख लीजिएगा, स्पीकर वाले में आपको क्लियर हो जाएगा। अब्सेंट का मतलब होता है कि जब वो छुट्टी पे हो,
या उनका तबीयत ख़राब हो, किसी कारण से दोनों ऑफिस नहीं आ रहे हो तो अब्सेंट हो गए। और वैकेंट का मतलब होता है या तो दोनों ने रिजाइन दे दिया या दोनों की डेथ हो गई, मतलब पोस्ट ही खाली है तो उसको वैकेंट बोलते हैं। अगर ये छुट्टी मनाने गए या तबीयत ख़राब हो गया तो उसको अब्सेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो पैनल ऑफ 22 चेयरपर्सन के 10 लोगों का जो टीम है वो अध्यक्षता कब करेगा? जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हो, मतलब या तो कहीं घूमने गए हो या छुट्टी में या तबीयत खराब हो, ठीक है। मतलब अब्सेंट रहेंगे तभी इनमें से कोई अध्यक्षता करेगा, अगर वैकेंट हो गई सीट तो नहीं करेंगे, ठीक। अगर यदि यह पद पूरी तरह से रिक्त हो तो भी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब मान लो जैसे एक बहुत आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपने बता दिया कि अगर अब्सेंट है तो पैनल ऑफ 22 चेयरपर्सन में से कोई एक टीम मेंबर कर देगा राज्यसभा का सदस्यता, राज्यसभा की अध्यक्षता कर देगा। लेकिन अगर मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति दोनों एक साथ इस्तीफा दे दे, मतलब पोस्ट वैकेंट हो जाए, उस टाइम राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति जी किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और उसको बोलेंगे कि तुम अध्यक्ष हो, ठीक है। तो अगर पोस्ट वैकेंट हो गई, राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का अगर पोस्ट वैकेंट हो गया तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि कौन अध्यक्षता करेगा। ऐसा ही लोकसभा में है कि अगर लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रिजाइन कर दिया, मतलब पोस्ट वैकेंट हो गया, तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो जब राष्ट्रपति जी किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के अंदर से ही सिलेक्ट करेंगे और उसको नॉमिनेट करेंगे कि तुम अध्यक्ष हो, ठीक। तो अब्सेंट रहेगा तो पैनल वाले में से कोई, और वैकेंट रहेगा तो राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करेंगे दोनों हाउस का, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दोनों भी लोकसभा और राज्यसभा में एक सेक्रेटरीट होता है, ठीक। तो याद रखना कि दोनों हाउस का, प्रत्येक सदन का अपना एक सेक्रेटरीट होता है, और जो उस सेक्रेटरीट है उसका हेड कौन होता है? तो सेक्रेटरी जनरल, ठीक। तो पूछेगा सेक्रेटरी जनरल जो हेड है लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी का, उसको कौन नियुक्त करता है? तो उसको नियुक्त करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति नियुक्त करेंगे। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए संसद के सचिवालय के बारे में। दोनों संसद का अपना अपना सचिवालय है और सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, दोनों का सेक्रेटरी जनरल, दोनों का अलग अलग। और इन जितने भी सदस्य हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष है और राज्यसभा के सभापति है, ठीक है। तो हम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर में दोनों थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे जो राज्यसभा का स्पीकर है कौन होता है? एक्स ऑफिसो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, मतलब अगर जो उपराष्ट्रपति है वो सीधा राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में सदन का कोई आदमी होता है, सदन का कोई सांसद होता है और उसको हाउस सिलेक्ट करती है, ठीक। पहला अंतर कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य है, ठीक। और इसको हटाया कैसे जाएगा? तो सिर्फ एज ए वाइस प्रेसिडेंट हटाया जाएगा, मतलब दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है लोकसभा में। लोकसभा में बस लोकसभा से इसको हटा दो, हट गया, ठीक है। जब इसका हटाने का प्रोसीजर चलेगा तो यह सिर्फ नॉर्मल भाग कर ले सकता है। राज्यसभा के सभापति का बोल रहा हूँ कि जब इसको हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो यह सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन लोकसभा के स्पीकर के केस में ऐसा नहीं है। जब उनका हटाने का प्रोसीजर चलेगा तो उसमें भाग भी ले सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं, ठीक। मनी बिल के केस में कौन सर्टिफाई करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। राज्यसभा के स्पीकर के पास या राज्यसभा के पास मनी बिल के लिए कोई पावर ही नहीं है, ठीक। जब जॉइंट सीटिंग होता है तो कौन उसकी अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, राज्यसभा स्पीकर जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ राज्यसभा स्पीकर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। लास्ट क्लास में हमने लोकसभा स्पीकर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाउट कीजिए, अगले क्लास में हम बताएंगे। अब हम कुछ इसमें MCQ डाल लें, उसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस MCQ सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा।
ठीक है, तो MCQ ज़रूर सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट में डालिए। अगर आपको यह वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।